आदाब नाजरीन, मैं हूं फरहान नजम। आप देख रहे हैं डी उर्दू की बेहद ख़ास पेशकश हेलो डॉक्टर। आज के इस ख़ास हमारे प्रोग्राम में जिस बारे में हम बात करने आए हैं वो है बहुत ही संजीदा मौजू। एक ऐसा मौजू अगर जिस पर बात की जाए तो लगेगा कि वो बहुत ही आम है, बहुत ही नॉर्मल सी बात है, लेकिन अगर उसके हम आगे की तरफ जाकर देखते हैं, माहिरीन की बात करते हैं, जो माहिरीन उसको लेकर हमें सलाह देते हैं, हमें बताते हैं, तो यकीनन बहुत ही संजीदा मौजू है, बहुत ही सोचने वाली बात है, और वो है मलेरिया। मलेरिया एक ऐसा मर्ज़ है जिसकी शुरुआत बहुत मामूली बुखार के साथ होती है। कभी कभार ठंड महसूस होती है या उसके बाद पसीने भी आ सकते हैं, लेकिन अगर बर वक्त उसका सही इलाज ना मिले मरीज़ को तो ये यकीनन एक मौलिक मर्ज़ है और बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है। आप जानते हैं कि हेलो डॉक्टर के हर प्रोग्राम में हम आपसे यही गुजारिश करते हैं कि पूरा प्रोग्राम आप गौर से देखिए, समझिए, क्योंकि देखने सुनने में चीज़ें बहुत मामूली लगती हैं, लेकिन जब उनकी गहराई पर जाया जाए, उन पर बात की जाए या माहिरीन से सलाह ली जाए तो पता चलता है कि वो कितना संजीदा और बहुत ही गहराई से बात करने वाला मौजू है। तो ये आज हम बात करेंगे मलेरिया पर। उस पर बात करेंगे कि कौन से असबाब ऐसे हैं जो मलेरिया को पैदा करते हैं, कौन कौन से उसमें हमारे सिम्टम्स हो सकते हैं, कौन सी अलामात हो सकती हैं, तशख़ीस की बात करेंगे, और सबसे ख़ास जो बहुत ज़रूरी है, हर हेलो डॉक्टर के प्रोग्राम में आपसे गुजारिश की जाती है, वो है बचाव पे बात करेंगे, क्योंकि बचाव ही असली इलाज है। आप बीमारी की तरफ ना जाएं, हमेशा सेहतमंद रहें, तो बचाव पर भी बात करना बेहद ज़रूरी है और उस पर आपका समझना उससे ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा ये कि लगातार प्रोग्राम में आपको टोल फ्री नंबर दिखाया जाएगा, उस नंबर पर आप फ़ोन कीजिए। मलेरिया से ताल्लुक़ रखते हुए जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उनसे डायरेक्ट बात कीजिए हमारे माहिरीन से। और इसके अलावा एक और मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि जो ख़वातीन हैं, हम आज के इस शो में ख़वातीन को लेकर बात करेंगे। जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं उनको भी ये मर्ज़ कहीं ना कहीं उनको पकड़ लेता है, और अगर खुदा न खास्ता इस तरह के हालात बनते हैं तो वो बहुत ज़्यादा संगीन हालात में तब्दील हो सकते हैं और उसके बाद बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो शुरुआत करते हैं इस बेहद ख़ास हमारे हेलो डॉक्टर के आज के एपिसोड की इस बेहद ख़ास रिपोर्ट के साथ। मुलाहिज़ा फरमाइए। सेहतमंद जिंदगी हर इंसान की ख्वाहिश होती है, लेकिन तमाम एहतियात के बावजूद कुछ बीमारियां हमें घेर ही लेती हैं, खास तौर पर मौसम की तब्दीलियों के दौरान। ऐसी ही एक आम लेकिन खतरनाक बीमारी है मलेरिया, जो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के काटने से फैलती है। जब ये मच्छर किसी ऐसे शख्स को काटता है जो मलेरिया से मुतासिर हो और फिर किसी दूसरे इंसान को काटता है, तो बीमारी का पैरासाइट उस इंसान के खून में दाखिल हो जाता है। यह पैरासाइट पहले जिगर को और फिर रेड ब्लड सेल्स को मुतासिर करता है, जिसकी वजह से इंसान की तबीयत तेजी से बिगड़ती है। मलेरिया की अलामात आम तौर पर कुछ दिनों बाद सामने आती हैं, जिनमें बुखार, कपकपी, सर दर्द, उल्टी, दस्त, थकावट, बदन और जोड़ों का दर्द शामिल है। दुनिया भर में हर साल 350 से 500 मिलियन लोग इस बीमारी का शिकार होते हैं और करीब 3 मिलियन लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। ये तादाद मलेरिया की संगीनियत की गवाही देती है। अक्सर ये बीमारी उन इलाकों में फैलती है जहां सफाई का सही इंतजाम नहीं होता। इसलिए मलेरिया से बचाव के लिए जरूरी है कि अपने घर और आसपास सफाई रखें, पानी जमा न होने दें, कूलर का पानी वक्त पर बदलें, मच्छरदानी और मच्छर भगाने वाले स्प्रे का इस्तेमाल करें। नाज़रीन, हर साल 25 अप्रैल को मलेरिया का आलमी दिन मनाया जाता है, ताकि इस बीमारी से बचने के लिए आगाही बढ़ाई जा सके और जानी नुकसान को कम किया जा सके। याद रखिए, एहतियात ही सबसे बेहतर इलाज है। देखिए, यहाँ पर इस रिपोर्ट में बताया गया है कि सफाई का ध्यान रखिए। सफाई बेहद ज़रूरी है। किसी भी मज़हब की बात करें, हर मज़हब में सफाई पर जोर दिया गया है। आप साफ़ रहेंगे, आपके आसपास हाइजीन का आप पूरा ख्याल रखेंगे, तो यकीनन मलेरिया ही नहीं, दूसरे भी जो तरह की बीमारियां हैं वो आपको की तरफ नहीं आएंगी। आप हमेशा सेहतमंद रहेंगे, और सेहतमंद रहेंगे तभी तो आप खुश रहेंगे।
तो आज के इस प्रोग्राम की यहाँ शुरुआत करता हूँ और आपका तारुफ कराता हूँ हमारे ख़ास एक्सपर्ट से जो स्टूडियो में मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर SK रसानिया, जो कि डायरेक्टर प्रोफेसर हैं कम्युनिटी मेडिसिन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज दिल्ली में। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर गीता कंबानी, जो कि प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन RML हॉस्पिटल दिल्ली में। और हमारे साथ हमारे बहुत ही ख़ास मित्र यहाँ पर मौजूद हैं, बहुत अच्छे एक्सपर्ट हैं, हमेशा हमारी किसी भी बात का बहुत अच्छे से वो जवाब देते हैं। शो के अलावा भी जो हम उनसे बात करते हैं वो हैं डॉक्टर पीयूष रंजन, जो कि प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन एम्स नई दिल्ली में। तीनों एक्सपर्ट्स का बेहद शुक्रगुजार हूं मैं आज के प्रोग्राम में आप तशरीफ लाए और हमारे जो नाजरीन हैं उनको आप मलेरिया की जानकारी यहाँ पर देंगे। तो शुरुआत करता हूँ इस प्रोग्राम की। सबसे पहले मेरे लिए और हमारे प्रोग्राम देखने वालों के लिए जानना ज़रूरी है कि मलेरिया जो बीमारी है क्या है और ये कैसे फैलती है। डॉक्टर रसानिया, ये आपसे मेरा सवाल है यहाँ पर। देखिए, जैसा कि नमस्कार, पहले तो बहुत अच्छा प्रश्न है आपका ये, बल्कि ऑलरेडी इसके बारे में जानकारी इस डॉक्यूमेंट्री में पहले ही थोड़ा बता दी गई कि मलेरिया जो है ये बेसिकली एक पैरासिटिक डिजीज़ है, यानी परजीवी जो खून के अंदर आता है और जो फीमेल मादा मच्छर, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से आता है। उसके काटने से जो परजीवी पैरासाइट है वो आपके खून में आता है। अगर किसी इन्फेक्टेड ब्लड को अगर वो ले लेता है, उसके बाद में कुछ दिनों बाद मलेरिया के कीटाणु उसके अंदर पैदा हो जाते हैं मच्छर के अंदर, और जब किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो वो उनके खून में चला जाता है और वहाँ से उसके खून से होकर फिर वो बाद में उसके लीवर यानी जिगर में होते हुए फिर अल्टीमेटली जो रेड ब्लड सेल्स हैं, जो खून की कोशिकाएँ हैं, उनके अंदर जाकर और फिर उसके अंदर उसके लक्षण उसके बाद धीरे धीरे पैदा होते हैं। और उसमें लक्षण उसके कई हो सकते हैं। जो रियल में किसी टाइम में एक आइडियल वे में जो होता था उसमें होता था कि आपका बहुत तेज बुखार आ गया, हाई ग्रेड फीवर हो गया, और उसके बाद फिर बहुत जाड़े लगता था, कपकपी लगती थी, कई सारे रजाई उड़ानी पड़ती थी, और फिर अचानक से पसीना आता था, सारा फिर अपने आप बुखार उतर जाता था। मगर ये क्लासिकल जो फीचर है पिक्चर मलेरिया की आज की डेट में अभी फिलहाल नहीं मिलती, क्योंकि अभी जो मलेरिया है, जो एक थोड़ा बताना मैं भूल गया बात, ये कई प्रकार के प्लाज्मोडियम होता है परजीवी जिसकी वजह से होता है, वो भी कई प्रकार के होते हैं। हमारे देश में जो मुख्यतः हैं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम फॉल्सिपेरम है, ये दो की वजह से ज़्यादा होता है। उसमें भी मुख्यतः सिर्फ वाइवेक्स है, मगर जो खतरनाक रूप होता है फॉल्सिपेरम का ज़्यादा हो जाता है कई बार। तो ये इसकी वजह से होता है, और जब उसकी वजह से कई सारे लक्षण बाद में होते हैं और ये उसकी वजह से सब चीज़ें रहती हैं। राइट, आपने बहुत तफसील से यहाँ पर बताया है मलेरिया को लेकर। अब एक सवाल सभी हमारे प्रोग्राम देखने वालों के दिमाग में चल रहा होगा कि जो ख़ास मच्छर है, मादा मच्छर है, ये जब काटता है तब ये मलेरिया फैलता है। तो मच्छर तो सभी तरह के काटते हैं और सभी तरह के ख़तरनाक होते हैं। मैं जानना चाहूँगा अपने प्रोग्राम देखने वालों के लिए डॉक्टर गीता आपसे कि ये जो मच्छर है, मादा मच्छर, ये किस तरह से मुख्तलिफ है, ये किस तरह काटता है और इसकी क्या क्या मतलब अलग से इसको देखा जा सकता है मच्छर को, मादा मच्छर जो होती है। देखिए, ये जो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो है, मादा मच्छर है, ये डेंगू, अनलाइक डेंगू फीवर, ये मच्छर जो है दिन में काटता, दिन में नहीं काटता, ये रात में काटता है। वो जैसे डेंगू का मच्छर दिन में काटता है, ये मच्छर रात में काटता है। तो ये मौसम, खासकर जो बारिशों का मौसम होता है उस मौसम में, मैं इसमें एक और चीज़ पे भी स्ट्रेस देना चाहूँगी कि ये सिर्फ इन्फेक्टेड ब्लड, जैसे मच्छर किसी भी जिसमें जो मरीज को इन्फेक्शन है उसको काट के उसमें मच्छर में एक साइकिल होता है इस पैरासाइट का, वो होता है, और फिर जब वो पैरासाइट का साइकिल ख़त्म हो जाता है तो मच्छर किसी को काटता है, उसको इन्फेक्शन होती है। लेकिन ऑलरेडी अगर किसी मरीज को इन्फेक्शन हो और वो मरीज अपना खून दे, उसका ब्लड लिया जाए और या ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऐसे मरीज की हो, तो डायरेक्टली भी उससे इन्फेक्शन हो सकती है किसी को। बहुत ही यहाँ बहुत ही ख़ास बात पर रोशनी डाली है डॉक्टर गीता ने कि अगर किसी भी तरह से ब्लड भी लेना है तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा हमें ध्यान रखना होगा, बहुत ख्याल रखना होगा, क्योंकि बहुत सी ऐसी बीमारियाँ हैं जो ब्लड के लेने के बाद भी फैल जाती हैं, जिसमें से ये मलेरिया भी एक हो सकता है। तो इसका बेहद ख्याल रखने की ज़रूरत है।
प्रोफेसर पीयूष रंजन, अब मैं आपकी तरफ आऊँगा, आपसे मैं गुफ्तगू करूँगा। एक तो ये कि आप किस तरह से मलेरिया को लेकर रोशनी डालना चाहेंगे। एक बहुत ही ख़ास सवाल आपके लिए है यहाँ पर, जो अलामात है किसी भी मर्ज़ की वो बहुत ख़ास अहमियत रखती हैं, क्योंकि अगर बर वक्त उसको पहचान लिया जाए, उसको समझ लिया जाए, सिम्टम्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो मरीज़ को डॉक्टर के पास ले आया जा सकता है, हॉस्पिटल ले जाया जा सकता है और उसका सही वक्त पे इलाज हो सकता है। तो इसके शुरुआती जो सिम्टम्स हैं वो क्या हैं, जिन्हें पहचानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बुखार तो बहुत सारे होते हैं, कुछ बुखार 3 दिन में ठीक हो जाते हैं या 2-4 दिन ज़्यादा ले सकते हैं। अब हम मलेरिया की बात कर रहे हैं, तो इसके बुखार में और जो आम बुखार है उसमें फ़र्क क्या है और क्या सिम्टम्स हैं? जी, बहुत अच्छा आपने ये सवाल पूछा। इसके ठीक पहले जो आपका एक सवाल था कि फीमेल एनोफिलिस की काटने से क्यों ऐसा होता है, तो फीमेल एनोफिलिस वाले में जो मच्छर होते हैं, चाहे वो जितने भी हों, उसमें एक ख़ास तरह का डंक होता है। तो ब्लड सकर्स जितने भी होते हैं वो फीमेल मॉस्किटोज़ ही होते हैं। मेल मॉस्किटोज जो होते हैं वो प्रजनन के काम में आते हैं और वो आपको इन जनरल जो डिस्टर्बेंस कर सकते हैं, लेकिन जो ब्लड सकिंग हैबिट जो होता है, वो जो बनावट होती है वो फीमेल मॉस्किटो को ही लेकर के रहता है। और जो दूसरी बात आपने कहे इसके सिम्टम को लेकर के, तो पोस्ट मॉनसून सीजन में, यानी बारिश के बाद जबकि आपके घर के इर्द गिर्द मच्छरों की संख्या में इजाफा होता है, तो वेक्टर बॉर्न डिजीज़, ये मलेरिया जो है ये वेक्टर बॉर्न डिजीज़ के अंतर्गत में आता है। तो मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ये तीनों एक तरह से अलग अलग तरह के मच्छर के काटने की वजह से होते हैं। मलेरिया और इसके साथ साथ जो अगर डेंगू हो गया और साथ ही साथ अगर चिकनगुनिया हो गया और उसके उस दौरान जो वायरल फीवर जो होता है वह भी बहुत ज़्यादा प्रचलित रहता है। इन चारों के बीच में कई बार डिस्टिंग्विश करना मुश्किल रहता है। अगर पहला बुखार, जैसे मलेरिया में इन जनरल जो है मलेरिया के कुछ खास एंडेमिक पॉकेट्स होते हैं, तो उन पॉकेट्स में ये ज़्यादातर पाया जाता है। पोस्ट मानसून सीजन में हुआ तब ये पाया जाता है। हाई ग्रेड फीवर विथ राइगर्स एंड चिल्स, मतलब कि बुखार जो कोई भी होता है, बुखार वो बहुत तेज़ बुखार होता है और जाड़ा कपकपी के साथ होता है। ये क्लासिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ मलेरिया है। और जैसा कि सर ने भी बताया कि मलेरिया जो मूल तौर पर वायरस फीवर के साथ होता है, ये वाइवेक्स, ये फैल्सिपेरम के और वाइवेक्स 2 तरह के होते हैं, प्लाज्मोडियम। अगर जो वाइवेक्स होता है वो उसमें किडनी का भी अफेक्टेड हो सकता है। फैल्सिपोरम में जो कि ये सेरिब्रल मलेरिया हो जाता है, और ब्लैक वाटर फीवर, ये 2 तरह के हो सकते हैं। तो मलेरिया जो अलग अलग तरह के होते हैं, बुखार जाड़ा कपकपी के साथ आता है, और अगर कॉम्प्लिकेटेड केस में ये आपके गुर्दे या फिर आपके जो सेरिब्रल मलेरिया जो होता है, आपके सेंसोरियम जो है उसको भी अफेक्ट कर सकता है। देखिए, ये बहुत ही समझने की बात है, यहाँ खाली मलेरिया की बात नहीं है। अगर हम मलेरिया की बात करें तो लगता है कि कोई मामूली बुखार की बात हो रही है, लेकिन जैसे कि प्रोफेसर रंजन जी ने एक बात बताई है कि अगर खुदा ना खास्ता ये बीमारी ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये जो जिस्म की दूसरे हिस्से हैं, ऑर्गन्स हैं, उस पर भी असर डाल सकती है, जो कि किसी भी तरह का डाउट नहीं है कि ज़िंदगी ख़तरे में पड़ सकती है और बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ सकती है। तो कभी भी ऐसा अगर होता है तो फ़ौरन अच्छे डॉक्टर के पास जाइए और अपना इलाज कराइए। प्रोफेसर रंजन, यहाँ पर आपकी बात मुझे सारी बहुत अच्छी लगी, आपने सारी चीज़ें तफसील से बताई हैं, लेकिन एक चीज़ मैं थोड़ा सा और जानना चाहूँगा आपसे। एक बात सामने आती है, हमेशा हम सभी लोग जानते हैं कि किसी भी तरह का इलाज जब होता है उसमें एज की बड़ी वैल्यू है, जो उम्र होती है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि जब मलेरिया अफेक्ट डालता है किसी भी इंसान पर, तो वो यकसा असर डालता है, एक तरह से असर सभी पे हो सकता है उम्र में, या फिर कुछ ख़ास उम्र के लोग हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है? देखिए, जो एक्सट्रीम्स ऑफ एज कहते हैं, छोटे बच्चे और बुज़ुर्गों में ये मलेरिया जब कभी भी होता है तो वो ज़्यादा खतरनाक रूप अख्तियार कर सकता है। कोई भी उम्र मलेरिया का है वो इम्यून नहीं है, यानी किसी भी अगर ऐसे आदमी में जिसमें कि मलेरिया का कीटाणु अगर उसे ये मच्छर अगर काटता है तो फिर उस आदमी को हो सकता है। इसमें कोई भी एज इम्यून नहीं है, और एक्सट्रीम्स ऑफ एज, छोटे बच्चे या बुज़ुर्ग जो हैं उनमें मलेरिया जो है काफ़ी ये डिफ़िकल्टी, ये ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेशंस जो है वो क्रिएट कर सकता है।
देखिए, आपने यहाँ बहुत ही तफसील से बताया कि एज का बहुत बड़ा रोल है, और हमेशा की तरह यही कहेंगे कि जो बच्चे हैं और बुज़ुर्ग हैं घर के, उनको थोड़ा सा ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। और जो लोग उनके परिवार में हैं, कुनबे में हैं, फैमिली में हैं, उनकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है, वो इसका ख़ास ख्याल रखें। और जैसा कि हेलो डॉक्टर के प्रोग्राम में प्रोफेसर रंजन ने बताया कि बच्चों का और बुज़ुर्गों का बेहद ख्याल रखने की ज़रूरत है। डॉक्टर रसानिया, अब आपकी तरफ आऊँगा। अब जब कोई मर्ज़ की बात होती है तो फिर उसके जो इवैल्यूएशन है, तशख़ीस है, उसकी बात होती है, टेस्ट की बात होती है। कैसे पता चल जाता है कि मलेरिया है, कौन से टेस्ट होते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में आप तफसील से बताइए डॉक्टर रसानिया कि कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं जब मलेरिया का डायग्नोस करना मतलब आपके लिए बन जाता है। ये फरहान साहब बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें बस थोड़ा सा पहले वाले प्रश्न में थोड़ा सा एक चीज़ थोड़ा सा और ऐड करना चाहता हूँ। गर्भवती महिलाओं में भी यदि मलेरिया हो जाए तो काफ़ी जानलेवा हो सकता है, इसलिए गर्भवती महिलाओं को तो खास तौर से ध्यान रखना कभी मलेरिया हो तो ये उसमें थोड़ा सा जरूरी है उसके लिए। अच्छा, दूसरा आपने बताया कौन कौन से टेस्ट हो सकते हैं। जी देखिए, पहले जो पारंपरिक टेस्ट हुआ करते थे वो था कि, और अभी भी वो एक बेसिकली यार्ड स्टिक वही है मेन जो उसके जांच के लिए है कि खून की जांच करते हैं। जब भी कभी किसी को बुखार होता है तो कहा जाता था बुखार हो तो अपनी तुरंत खून की जांच कराएं। खून की जांच में क्या है, एक ही स्लाइड के ऊपर आपकी फिंगर प्रिक करके एक स्लाइड पे आपका थिन और थिक स्मेयर, 2 स्मेयर तैयार करते हैं और माइक्रोस्कोप के अंदर लैब में जांच होती है। मगर अभी जो उसमें कुछ परिवर्तन काफ़ी आ गए हैं। अभी रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट जो कि घर घर जाकर जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, आशा वर्कर्स जो हैं, आशा बहन हैं या ग्रामीण कार्यकर्ता जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, वो घर घर जाकर कर सकते हैं रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट। उसमें सिर्फ वही फिंगर प्रिक करके आपके कैपिलरी में कुछ खून थोड़ा लेके और उसमें एक ड्रॉप डाल के वो उसी टाइम में हाथ के हाथ रिजल्ट आ जाता है उसके अंदर। तो उसमें यदि कुछ भी है तो ये उसमें इतना अच्छा परिवर्तन उसकी वजह से, इस रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट की वजह से कि अब हम जो मलेरिया के केसेस जो किसी टाइम में लाखों हुआ करते थे, डेथ्स बहुत हुआ करती थी, 2025 में सिर्फ 5 डेथ थी हिंदुस्तान के अंदर, पूरे हिंदुस्तान में, और केसेस भी हमारे 1 लाख से कम हो गए जो किस टाइम में करोड़ों हुआ करते थे हमारे देश के अंदर। मगर अभी इन सब कई सारी और भी जो चीज हुई उसकी वजह से, मगर इसमें मेन चीज है, इसमें जांच, खून की जांच करें। और उसमें भी एक और चीज, जब भी कभी जांच हो, यदि जिस वक्त आपका जिस वक्त बहुत तेज बुखार है और इस वक्त आपको कपकपी बहुत आ रही है, यदि उस समय यदि आप खून की जांच करते हो तो उस समय चांसेस हैं कि आपको रिजल्ट में काफ़ी क्लियर पिक्चर आएगी। जी देखिए, एक सवाल आप यहाँ पर बनता है, आप इसे अभी आपने रैपिड डायग्नोस की बात की है। देखिए, बहुत सी जगह पर ये चीज़ सामने आई है कि जो रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं वो पूरी तरह क्या वो रिलायबल हैं, क्या उन पर भरोसा किया जा सकता है, या लैब में जाकर ही टेस्ट कराना ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है? क्या कहना चाहेंगे इसमें? नहीं, देखिए, असल में ये बिल्कुल आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। मैंने जैसे बोला कि इनफैक्ट जो गोल्ड स्टैंडर्ड है टेस्ट, जो मेन जिसको हम स्टैंडर्ड टेस्ट मानते हैं, वो तो है लैब के अंदर आपके थिन और थिक स्मेयर टेस्ट करके उसकी माइक्रोस्कोप में जांच करना। मगर क्योंकि ये सभी सुविधाएं एक ग्रास रूट लेवल पे, निचले स्तर पे उपलब्ध नहीं हो सकती, मगर फिर भी ये जो रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट है ये पूरी तरह प्रमाणित टेस्ट है, जिसमें काफ़ी हद तक इसकी रिलायबिलिटी, एफिकेसी काफ़ी अच्छी है और इसमें रिजल्ट काफ़ी सही आते हैं। तो ये आज की डेट में जमीनी स्तर पर जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, जो गाँव में काम कर रहे हैं, उनके लिए ये हमारे लिए एक वरदान साबित हुआ है, जिसमें हम मालूम कर सकते हैं कि यदि किसी को फीवर है उसका टेस्ट करके वहीं के वहीं उसकी जांच करके वहीं के वहीं उसकी क्लोरोक्विन या उसकी जो दवाई है वो देके, या वो शहर जाकर इलाज कर सकता है या अपने और अच्छे एक्सपर्ट के पास जा सकता है। यदि लग रहा है रास्ता खुला है, मतलब जी, ये देखा जा सकता है। यदि लग रहा है कि हाँ आपको जो इलाज दिया गया उसके बाद में असर नहीं आ रहा तो वो जाकर दोबारा जांच करा सकते हैं। दोबारा जांच करा सकते हैं, मतलब एक मौका है, जैसे किसी की डायबिटीज अगर उसको लग गया है कि थोड़ा बड़ी हुई है तो वो आगे जाके डॉक्टर को भी दिखा सकता है, पूरी जांच भी करा सकता है। वही मलेरिया की यहाँ पर बात है। ये एक बहुत ही खास सवाल मैं आपके पास ले गया हूँ डॉक्टर कामना यहाँ पर, और सवाल ये है कि अभी भी हमारे डॉक्टर रसानिया ने बताया है कि मलेरिया से जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं उनको बहुत ही होशियार रहने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर एक तो ये कि किस तरह के हालात बन सकते हैं अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, उसके साथ मलेरिया की कोई शिकायत होती है, उस पर सिम्टम्स आ जाते हैं। दूसरा ये कि बहुत ही ख़ास उसकी जान को अगर खुदा ना करे कोई ख़तरा है, ना हो ख़तरा, तो उसके लिए वो क्या किस तरह के मतलब कदम उठा सकती है?
देखिए, जैसे कि बताया कि जो बुजुर्ग लोग हैं और जो बच्चे हैं, सिमिलरली प्रेगनेंसी भी एक हाई रिस्क सिचुएशन होती है। तो इसमें कॉम्प्लिकेशंस जो हैं, एक तो इन्फेक्शन हो जाना एक चीज़ होती है, लेकिन ये इन्फेक्शन कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। मलेरिया में जो केसेस कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं या जिनमें जैसे बेहोश, कई मरीजों को सेरेब्रल मलेरिया होता है, बेहोशी आ जाती है, ब्लड प्रेशर भी फॉल हो सकता है, और लिवर की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, गुर्दों की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। तो कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। दूसरा, मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जो मलेरिया की जैसे हम दवाइयाँ यूज़ करते हैं, कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया में हम आर्टिसोनेट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये प्रेगनेंसी में आर्टिसोनेट रिकमेंडेड नहीं है, तो क्लोरोक्विन ही रिकमेंडेड है। क्विनीन की भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है बच्चे पे। डॉक्टर बताएगा, एक्सपर्ट बताएगा, लेकिन बेहतर ये है कि थोड़ा सा ये बताइए कि अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसके जो आसपास के लोग हैं, उसके तीमारदार हैं, उसके हस्बैंड है, उनको क्या करना चाहिए अगर उन्हें कुछ सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं, बुखार के, ठंड लग रही है, पसीना आ रहा है, तो वहाँ पर वो क्या करें उस लेडी के साथ? उसे क्या हॉस्पिटल ले जाएं या क्या करना है? वो थोड़ा सा यहाँ पर सवाल बन जाता है। उसको हॉस्पिटल ले जाना चाहिए और उसका इलाज वो तो है। एक तो उसका डायग्नोसिस जल्दी होना चाहिए, रैपिड कार्ड टेस्ट से डायग्नोसिस इमीडिएटली हो जाता है, और साथ में वो स्मीयर भी बना लेते हैं, थिक एंड थिन स्मीयर, एंड उसको दवाई दे देनी चाहिए, क्लोरोक्विन की दवाई दे देनी चाहिए, ये सोच के कि मलेरिया हो सकता है। क्योंकि जब मच्छर आते हैं तो मेनली ये मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया, ये 3 बीमारियां होती हैं। तो जाड़ा के साथ अगर बुखार आ रहा है तो अगर मलेरिया की दवाई हम दे दें तो कोई हार्म नहीं है। टेस्ट करके अगर टेस्ट में नहीं भी आया तो उसको मलेरिया की दवाई दे देनी चाहिए। देखिए, जैसा कि यहाँ पर डॉक्टर गीता ने बताया है कि अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, उसको किसी भी तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो बेहतर यही है कि अच्छे डॉक्टर के पास जाइए, जो भी जहाँ पर उसका इलाज चल रहा है लेडी डॉक्टर से, वहाँ पर जाइए और पूरा वहाँ पर तशख़ीस कराइए। उसके बाद जो भी डॉक्टर कहता है उस पर अमल कीजिए। हमारे इस प्रोग्राम का एक ही मकसद है, आपको पूरी जानकारी फराहम कराएं ताकि आप बेदार रहें, आप समझें, चीज़ों की अहमियत समझें और चीज़ों को समझें और उस वक्त को समझें जो वक्त बहुत नाजुक, खुदा न करे, साबित हो सकता है। एक चीज़ और यहाँ पर मैं ज़रा सा बात करना चाहूँगा, जो हमारा मुल्क है उसमें जो देहात का हमारे एरियाज़ हैं, जो हमारे गांव हैं, उनकी आबादी हमारे लिए बहुत ही ख़ास अहमियत रखती है, क्योंकि वहाँ हमारे किसान भाई रहते हैं, वहाँ हमारे वो लोग रहते हैं जिनकी वजह से हम रोटी खाते हैं। लेकिन बहुत सी बार कुछ ऐसे हालात बन जाते हैं कि वहाँ पर बेदारी की कमी रहती है या किसी तरह की जो सहूलियात हैं वो पूरी हैं मौजूद, लेकिन वो फिर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं जिससे तशख़ीस नहीं हो पाती, इलाज नहीं हो पाता। इसका नतीजा ये होता है कि मर्ज़ बढ़ जाता है और दूसरे हालात भी बन सकते हैं। तो मैं यहाँ पर प्रोफेसर पीयूष रंजन से एक सवाल करना चाहूँगा, जो हमारे देहात के, हमारे गांव हैं, हमारे जो छोटे शहर हैं, वहाँ पर हमें किस तरह के इक़दाम कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं जिससे मलेरिया पर पूरा कंट्रोल करा जा सकता है? क्योंकि आंकड़ों में साबित हुआ है कि उन एरियाज़ में ज़्यादा मलेरिया देखा गया है। तो थोड़ा सा अपनी एक बहुत ही कीमती राय दीजिए, यहाँ पर बताइए कि क्या क्या करने की ज़रूरत है जिससे हमारे जो देहात के लोग हैं पूरी तरह से इस बीमारी के लेकर, हर बीमारी को लेकर यहाँ पर, लेकिन फिलहाल हम मलेरिया की बात कर रहे हैं, तो मलेरिया को लेकर अवेयर हो जाएं, बेदार हो जाएं, ताकि उनको पूरी तरह से, अगर खुदा न करे हालात बनते हैं, तो इलाज मिल सके और उनकी जान इंशाअल्लाह हमेशा सही रहे, वो सेहतमंद रहें। जी, यही मेरा सवाल है। आपने 2 कंपोनेंट इसके बताए, एक प्रिवेंटिव एस्पेक्ट यानी कि जिससे कि बचाव किया जा सकता है। बिल्कुल। तो बचाव के लिए ये जरूरी है कि एक मच्छर कम हो। मच्छर कम होने के लिए आसपास, अगर आपके घर के इर्द गिर्द कहीं पर भी पानी ठहरा हुआ है, ज़्यादा मटके में, टायर में या बोतल शीशियों ये सब में, या हल्के गड्ढे में कहीं पानी ठहरा हुआ है, तो उसे आप साफ कर दें, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप जब कभी भी बाहर निकल रहे हैं, चाहे वो गांव के ग्रामीण पृष्ठभूमि में लें या शहरों में भी, तो जहां तक संभव हो आप पूरी ये आस्तीन वाली जो कमीज और जो
फुल पैंट जो है वो पहन के जी। जाएं, ताकि आपका जो एक्सपोज्ड एरिया है वो कम हो जाए और मच्छर काटने की संभावना कम हो जी। जाए। नंबर 3, पर्सनल प्रोटेक्टिव डिवाइसेस, जी। यानी कि जो व्यक्तिगत सुरक्षा के जो कोई भी उपाय हैं, जैसे कि मॉस्किटो रिपेलेंट होते हैं, जिसको क्रीम होते हैं, बाजार में कई क्रीम उपलब्ध हैं जिसको लगाने से मच्छर से ही आप बच सकते हैं। रात को सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें, तो इससे क्या है, और ख़ासकर मलेरिया में ये विशेष तौर पे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मच्छर जो है वो रात के समय में ही काटता है। तो अगर आप रात को मच्छरदानी लगा करके सोएंगे तो आपका इससे बचाव हो पाएगा। और कई तरह से लोग जो हैं वो आसपास में कहीं भी गंदगी या फिर कोई ऐसा कूड़ा का अगर ढेर है तो उस ढेर को आप प्रॉपरली आप डिस्पोज करके रखें, ताकि मच्छर कम से कम हो सके। और रही बात की, अगर जैसे कि कार्यक्रम में भी बताया गया है कि किस तरह से आप अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हैं, तो अर्ली डायग्नोसिस में जब कभी भी आपको मलेरिया एंडेमिक जोन में पोस्ट मानसून सीजन में कपकपी के साथ जा रहा है, तो आप बिल्कुल भी, कई बार लोग होते हैं कि 1-2 दिन तक इग्नोर कर देते हैं, तो ये पैरासाइट जो है शरीर में ज़्यादा फैल जाता है, तो इग्नोर ना करें। तो जो कोई भी आपके आसपास नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर जाके डॉक्टर के साथ संपर्क करें। डॉक्टर जरूरी होगा तो आपको प्रिज्यूम्टिव ट्रीटमेंट के आधार पर जो टैबलेट होगा एज पर द नेशनल प्रोग्राम वो आपको दे सकता है, या वो आपकी जांच कराने के लिए आपको सलाह दे सकता है। सलाह भी देगा और इलाज भी होगा और आप पूरी तरह से सेहतमंद रहेंगे, ऐसी हमारी नई ख्वाहिशात हमेशा आपके साथ हैं। हेलो डॉक्टर की पूरी टीम की तरफ से मैं भी यही जाहिर करता हूँ। अब एक बात होती है, यहाँ पर सिम्टम्स की बात हो गई, उसके डायग्नोज की बात हो गई, उसकी सारी चीज़ों की बात हो गई, लेकिन एक सवाल बहुत ख़ास यहाँ पर जो करना बहुत ज़रूरी है वो है इलाज। तो डॉक्टर असानिया, मैं आपसे बात करना चाहूँगा उसको लेकर कि जब इलाज किया जाता है मलेरिया का तो किस तरह से किया जाता है, क्या पूरा कोर्स होता है, क्या इंजेक्शंस की ज़रूरत होती है, या हॉस्पिटल में जाना ज़रूरी होता है, या घर पर भी रहकर मरीज़ पूरी तरह से सेहतमंद हो सकता है, क्या कहना चाहेंगे? जी फरहान साहब, असल में जिस वक्त आपका ब्लड टेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट आने का जो रिपोर्ट आया, यदि उसमें मलेरिया पॉजिटिव आया, वो डिपेंड करता है कि वो वाइवेक्स मलेरिया है या फैल्सीपेरम मलेरिया है। तो दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग है। वाइवेक्स मलेरिया में तो डॉक्टर जो देगा आपको दवाई देगा, उसमें 3 दिन की दवाई है, क्लोरोक्विन है, फिर उसका 14 दिन के लिए प्राइमोक्विन है। और फैल्सीपेरम मलेरिया के ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि आप हाई रिस्क एरिया में है या लो रिस्क एरिया में है, तो उस हिसाब से डिपेंड करता है, वो डॉक्टर आपको बताएंगे। मगर इलाज जो है वो पूरा लेना है। जैसे वाइवेक्स मलेरिया में 14 दिन का पूरा लेना है तो पूरा लेना है, और फैल्सीपेरम में जितने 3 दिन का इलाज है पूरा लेना है। ऐसा नहीं हो, यूजुअली अधिकतर क्या होता है कि जहां उसको पहले दिन उसने दवाई खाई, उसका बुखार उतर गया और फिर दवा बंद कर दी। इसके क्या नतीजे हो सकते हैं अगर वो नतीजा दवाई यही हो सकता है, इसमें जैसे इसमें एक दवाई होती है प्राइमोक्विन बोलते हैं उसे। प्राइमोक्विन का असर क्या होता है कि कुछ बार पैरासाइट आपके जिगर के अंदर रह जाता है, डॉर्मेंट स्टेज में रहता है, वो सुप्त अवस्था में रहता है। जब भी कभी आपकी इम्यूनिटी लो होगी तो दोबारा से वो बीमारी पैदा कर देता है। तो जरूरी नहीं उसको मच्छर काटे, मगर बिना मच्छर काटे भी एक बार दोबारा से मलेरिया पैदा हो सकता है आपके शरीर में, मलेरिया के कीटाणु पैदा हो सकते हैं। तो वो उसको संपूर्णतः नष्ट करने के लिए जो आपके लीवर के अंदर जो आपके इस जो छुपे हुए हैं, ये आपके पैरासाइट छुपा हुआ है, मलेरिया पैरासाइट, तो उसको नष्ट करने के लिए वो पूरा 14 दिन का कोर्स दिया था। तो इसलिए जरूरी है कि 14 दिन पूरा लें वाइवेक्स मलेरिया के अंदर। इसी तरह तो वो बेसिकली ये आप डॉक्टर जैसा आपको सलाह करेंगे, डॉक्टर की सलाह के अनुसार वो कोर्स पूरा लेना है, बीच में छोड़ना नहीं है। ये नहीं कि इलाज पूरा, आपको सिम्टम खत्म हो गए, आपको जो आपके लक्षण थे खत्म हो गए, चलो इलाज बंद कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है, इलाज पूरा करना है। और कई दफ़े जब गंभीर अवस्था में पहुंच जाती बीमारी, जिसमें कि कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया हो गया, जिसमें कि आपको चक्कर आना शुरू हो गया, या आपका यूरिन में पेशाब में काले रंग का पेशाब आने लगा, या और भी तकलीफ होने लगी, आपको मतली ज़्यादा होने लगी, काफ़ी उल्टी दस्त वगैरह हो गए, सब कुछ हो गया, उस कंडीशन में यदि आपको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा तो कई दफ़े उसमें IV इंट्रावीनस यानी खून के जरिए भी दवाई दी जाती है। मगर वो सब डिपेंड करता है आपकी हालात के ऊपर और कहाँ आप इलाज कर रहे हैं। हर मरीज का अलग हालात होगा, उसको ये नहीं सोचना चाहिए उसके साथ ये होगा, मेरे साथ ये होगा। डॉक्टर की सलाह जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है और उस पर अमल करना उससे ज्यादा जरूरी है। कॉल ले लेते हैं डॉक्टर असानिया, उसके बाद बात रहेगी जारी। हेलो जी, आदाब। हेलो डॉक्टर, प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल, अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये था कि जैसे मच्छर जैसे गर्मी में ज्यादा हो जाते हैं, इसमें हम ऑल आउट वगैरह या मोर्टिन का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या उसकी स्मेल जो होती है उससे हमें क्या ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ ऐसा है? जी प्रोफेसर रंजन, आपसे लूंगा मैं सवाल। जी, ये बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है। इसे हम लोग इंडोर पॉल्यूशन कहते हैं।
कई बार जैसे पॉल्यूशन, जो सांसों में जो पॉल्यूशन होता है उसका एक बहुत इम्पोर्टेंट कारण इंडोर पॉल्यूशन, जिसमें कि एक है वो जो मच्छर को भगाने वाली जो हम लोग अगर अलग अलग तरह की अगरबत्तियाँ और ये सब प्रयोग करते हैं, तो वो कुछ ना कुछ तो थोड़ी बहुत दिक्कत ये करती है। इसलिए घर के अंदर में जब कभी भी आपको जो मॉस्किटो रिपेलेंट लगाना पड़े, तो उसके लिए जो धुआं करने वाले जो कोई भी चीज़ें हैं, तो उसको करने जहाँ तक संभव हो उसको अवॉइड करें, और उसके बदले जो दूसरे पर्सनल प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं उसका प्रयोग करें। यहाँ इवन एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन मैं यह बात फिर से करना चाहूँगा कि मच्छर जो है उसकी संख्या को बहुत अच्छे से कंट्रोल किया जा सकता है अगर आप अपने आसपास सफाई रखें, जल का जमाव ना होने दें, और आपके जो स्वास्थ्य केंद्र और नगर निगम के जो कोई भी अधिकारी आपके पास आते हैं और मच्छर के लिए जो छिड़काव करते हैं उनके साथ सहयोग करें, तो मच्छर की संख्या में बहुत ज़्यादा रोकथाम किया जा सकता है, बचाव किया जा सकता है। देखिए, बहुत ही यहाँ अच्छे से बताया है डॉक्टर हमारे पीयूष रंजन जी ने कि आप उन चीज़ों का ज़्यादा ध्यान दिए, जो प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं वो ज़्यादा ज़रूरी हैं उन चीज़ों से जिनका नुकसान भी साबित हो सकता है। फ़ोन करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। हम बात कर रहे थे आपसे उसको लेकर, अब थोड़ा सा मैं मैडम की तरफ यहाँ पर आऊँगा। मैडम, एक सवाल बहुत ज़्यादा ख़ास मेरे जहन में चल रहा है कि हम प्रिवेंटिव स्टेप्स को लेकर जो भी बात कर रहे हैं, किस तरह से बचाव हो सकती है और क्या क्या हम कर सकते हैं कि ये मर्ज़ ना हो हमारे माशरे में, हमारे घर के आसपास, इसको कैसे बचाया जा सकता है। दूसरा एक ये, इसमें क्या वैक्सीनेशन भी इसमें काम कर सकती है, और कुछ गलतफहमियां भी लोगों को बहुत रहती हैं, हर मर्ज़ को लेकर रहती हैं, तो एक एक्सपर्ट उसको भी लेकर क्या कहना चाहता है। देखिए, प्रिवेंशन में तो मेन यही है कि एक तो मॉस्किटो के जो ब्रीडिंग एरियाज हैं उनको कवर करें जी। और अपने जब मच्छर ज़्यादा हो जाते हैं बरसात के बाद तो फुल स्लीव्स डालें। अगर किसी को घर में मलेरिया हुआ है तो उसकी दवा कर लें, ताकि क्योंकि मच्छर उसको काटेगा तो उसके खून के द्वारा दूसरों को भी जिसको काटेगा तो उसको भी मलेरिया होने की संभावना है। तो इस प्रिवेंशन इस तरह से किया जा सकता है। दूसरी बात ये हुई कि हमारी कंट्री में क्योंकि मलेरिया एंडेमिक है, तो इसलिए कोई एक जगह से दूसरी जगह जाने में कोई प्रोफाइलैक्सिस नहीं दिया जाता है। लेकिन अगर कोई बाहर से आता है मलेरिया एंडेमिक जोन में, तो उसको मलेरिया का प्रोफाइलैक्सिस दिया जाता है। ये क्लोरोक्विन से दिया जाता है, मेफ्लोक्विन से दिया जाता है, और मलेरिया के क्षेत्र को छोड़ने के बाद भी 4 हफ्ते तक चलता रहता है। तीसरी बात आपने कही वैक्सीन की। मलेरिया वैक्सीन इंडिया में अभी डेवलपमेंट स्टेज पे है, अभी आई नहीं है, ट्रायल्स चल रहे हैं। मलेरिया वैक्सीन अभी हमारे कंट्री में आई नहीं है। वैक्सीन हमारी कंट्री में नहीं आई है। कुछ गलतफहमियों को लेकर आपके पास आऊँगा प्रोफेसर रंजन, आप बताइए क्या कुछ गलतफहमियाँ भी हैं इसके इलाज को लेकर। देखिए, मूल तौर पर जो वैक्सीन के मैं थोड़ा और ऐड करना चाहूँगा कि वैक्सीन हमारे देश में ही नहीं बल्कि किसी और भी देश में अभी तक ये नहीं आ पाया। ओके। मलेरिया और डेंगू जो है ये दोनों इसके साथ बार बार ये रह रहा है जी। अभी इसके साथ जो मेनली जो मिथ रहता है लोगों का कि कई बार लोग ऐसा सोचते हैं कि हर एक तरह के मलेरिया के लिए जो है वो IV जो होता है एंटी मलेरियल जो होता है वो देने के लिए सोचते हैं। ओके। तो इस तरह से जो मलेरिया उन बीमारियों में से है जिसमें कि दवाइयों के इनडिस्क्रिमिनेट यूज के कारण जो रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा फैला है जी। तो इसके लिए जो प्रोफेसर असानिया सर ने भी कहा कि जब कभी भी आपको दवाई जो कुछ भी बताई जाए तो उसका कोर्स ज़रूर पूरा कर लें। और जैसे उन्होंने अलग अलग साइकिल के बारे में बताया कि जो हिपैटिक साइकिल जिसको कहते हैं, जो ब्लड के अलग जो ये होता है जिसमें कि वो जमा हो जाते हैं, इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट होता है या फिर से वो आपके अंदर आ सकते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, अगर घर में अगर कोई एक आदमी मलेरिया का अगर आ गया, उसे हो गया, तो उस आदमी को भी आपको मच्छरदानी के अंदर रखना है, क्योंकि वो आदमी इन्फेक्टेड दूसरे लोगों को इन्फेक्टेड ब्लड जो है वो फैला सकता है।
फीमेल जो फैलने वाली बीमारी भी है, दूसरों को लग सकती जी है जी जी छींकने से? दूसरे को ये टच और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से नहीं फैलता है। ओके, तो किस लेकिन तरह से ये फैलता है? ब्लड बॉर्न जो होता है, जो ओके। वेक्टर बॉर्न होता तो है। किन किन चीजों का ख्याल रखने की जरूरत है? मच्छर जो है, अगर कोई ऐसा आदमी जो कि जिसको कि मलेरिया हो रखा हो, मच्छर उसे काटेगा, फिर मच्छर के अंदर में मलेरिया के उस परजीवी का जो है एक लाइफ साइकिल होगा जी जी जी, और वो लाइफ साइकिल दूसरे को होने के काटेगा। बाद फिर एक पर्टिकुलर एक्सटर्नल इंक्यूबेशन पीरियड करते जी, जी। हैं। उसके बाद वो मच्छर जबकि पूर्ण तौर पे उसके अंदर में वो पैरासाइट के एक खास जो स्टेज जो हो जाता है वो अगर आता है और उस समय मच्छर काटता है तो फिर वो आदमी को इन्फेक्टेड कर देता है। क्या कहना चाहते हैं और डॉक्टर? दो तरीके से हो सकता है उसमें। जी। इन्फेक्टेड मदर से उसके बच्चे के अंदर जा सकता है, कैसे? अंदर गर्भस्थ शिशु। अच्छा, वो तो हाँ, खैर जी, हो सकता है, pregnancy ठीक है। के दौरान, और जी। तीसरा, अगर इन्फेक्टेड ब्लड दूसरे को चढ़ा दिया जी जी, तो वो भी एक तरीका है जिसमें कि वो मलेरिया दूसरे लोगों काटने को के हो अलावा सकता है। ये दो हाँ, रास्ते ऐसे हैं तरीके और जिसमें जी, जी, जी। मलेरिया हो सकता है। अदरवाइज तो सिर्फ वो मच्छर काटेगा तो दूसरे जो बीमार व्यक्ति को काटेगा तो उसके अंदर हो गया तो वो दूसरे को काटेगा तो उससे फैलेगा। मनुष्य से मनुष्य में आपस में नहीं फैलेगा। अच्छा, ऐसे नहीं हाँ, फैलेगा। अगर कोई किसी के इलाज में मदद कर रहा है, किसी को जी। हॉस्पिटल पहुंचा रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, वहां पर मलेरिया नहीं होगा। जो चीजें बताई हैं जिस तरीके से फैल सकता है वो ये 2-3 तरीके हैं, जैसे कि दोनों डॉक्टर्स ने यहाँ पर बताया है। अब एक सवाल बहुत खास मैं करने जा रहा हूँ आपसे डॉक्टर रसानिया, जब भी किसी मलेरिया की शिकायत किसी को होती है तो बहुत सी बार देखा गया है कि वो दिमागी बुखार की शक्ल अख्तियार कर लेती है, यानी कि दिमागी बुखार भी हो जाता है। तो वहाँ पर एक तो ये क्या वजह है, उसमें क्या हालात बनते हैं और वहाँ किस तरह के स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। दूसरा कि जब मलेरिया होता है खून की भी कमी देखी गई है। तीसरा एक और चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करूँगा कि लीवर की भी बहुत ज़्यादा परेशानी देखी गई है अगर किसी को मलेरिया होता है। तो ये क्यों हालात बनते हैं, इन हालात से निपटने के लिए किस तरह के कदम उठाने की ज़रूरत है, क्या करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा इसमें तफसील से बताइए डॉक्टर सानिया। जी फरहान साहब, देखिए जैसा आपको बताया कि जैसे जो इसके जो साइकिल है, जो प्लाज्मोडियम वाइरस ये मलेरिया पैरासाइट की साइकिल जो है हमारे शरीर में, जब मलेरिया का कीटाणु गया आपके शरीर में, परजीवी गया आपके शरीर में, तो आपके जिगर में जाता है, लीवर में जाता है, लीवर से फिर आपकी आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल जो है उनको अफेक्टेड करता है। तो ये दो चीजें तो हैं जिसमें कि आपका असर उसका आएगा ही आएगा। तो आपका जिगर अगर सपोज लीवर के अंदर लीवर इफेक्टेड हो गया, आरबीसी इफेक्ट हो गए, तो जब ज्यादा खून की कोशिकाएं अफेक्टेड हो गई तो आपको खून की कमी हो जाएगी। लीवर इन्वॉल्व हो गया, खून की कमी हो गई, और कई दफे उसकी कॉम्प्लिकेशन से आपका गुर्दे हैं वो भी प्रभावित हो सकते हैं। और फैल्सीपरम मलेरिया में एक और चीज होती है, आपके दिमागी बुखार बोलते हैं उसे, दिमाग में उसका असर आ जाता है, तो दिमागी बुखार रूप में हो सकता है। उसके बचाव का तरीका एक ही है, यदि जैसे ही आपको डायग्नोस हो, अगर आपको बीमारी है, मलेरिया है, तो तुरंत संपूर्ण इलाज ही इसका समाधान है। और यदि आपको डॉक्टर के टच में रहना है और वही इलाज करेगा, आप खुद से इलाज ना करें, इन चीजों को समझने की बेहद जरूरत है। डॉक्टर सानिया, मैं समझता हूँ कि ये आप कहना चाह रहे हैं। जी। एक सवाल आपसे यहाँ मिलूंगा डॉक्टर गीता, एक तो ये कि अगर किसी को बार बार मलेरिया हो रहा है तो वो क्या वजह हो सकती है? क्या एक बार मलेरिया होने पर दोबारा साल में भी हो सकता है, 3 बार हो सकता है, या एक बार होके कुछ पीरियड तक नहीं होगा, ऐसा कुछ है क्या? क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? क्या इम्यूनिटी का भी इसमें रोल है? थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। नहीं, मलेरिया में कोई इम्यूनिटी का रोल नहीं है। मलेरिया दोबारा भी हो सकता है, मच्छर काटने की वजह से होता है, तो दोबारा भी अगर मच्छर काटेगा तो हो सकता है मलेरिया। तो और मैं ये कहना चाहूंगी ये जो स्ट्रेन है, एक तो मेन होता है वाइवैक्स, जिससे बिनाइन टर्शन जिसको कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। दूसरा है फैल्सीपैरम, जिससे मेलिग्नेंट टर्शन एम्प्टी मलेरिया जो हम कहते थे वो कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो हम जब भी कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया होता है, दिमाग में फैलता है, गुर्दों में फैलता है, तो वो अक्सर फैल्सीपैरम मलेरिया की वजह से होता है। जी देखिए, हेलो डॉक्टर की पूरी टीम हमेशा आपसे गुजारिश करती है कि कोई भी मर्ज हो, किसी तरह का इलाज हो, तो आप जो वक्त है उसकी कीमत को समझिए, क्योंकि इलाज होना इतना ज़रूरी नहीं है जितना कि उसकी वक्त की अहमियत को समझना ज़रूरी है कि वक्त पर इलाज होना कितना ज़रूरी है। क्योंकि अगर एक बार वक्त गुजर जाता है और हालात बदल जाते हैं, संगीन हालात अख्तियार कर लेते हैं, किसी भी मरीज़ के जिस्म में चीज़ें देखी जाती हैं, सिम्टम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा इलाज में प्रॉब्लम हो जाती है। माहिरीन भी यही कहते हैं और हमारी भी ये हेलो डॉक्टर की टीम की तरफ से हम भी यही गुजारिश करते हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में बिल्कुल लास्ट में हमारा प्रोग्राम पहुंच चुका है। मैं लास्ट सवाल डॉक्टर
प्रोफेसर रंजन से करना चाहूँगा कि कौन से ऐसे हालात बन जाते हैं अगर कोई मरीज़, किसी को सिम्टम्स हैं बहुत ज़्यादा, उसे खांसी भी हो रही है, बुखार भी हो रहा है, उसको ठंड लग रही है, पसीना आ रहा है, फिर भी वो इलाज के लिए नहीं जा रहा है, ताख़ीर हो रही है, बहुत ज़्यादा देर हो रही है, तो किस तरह की हालात बन सकते हैं और क्या करना चाहिए अगर लेट हो गए इलाज में? जी बिल्कुल सही कहा आपने कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेंजर साइंस ऑफ मलेरिया, जो एक मलेरिया जिसमें कि पैनिकी भी नहीं होना है कि हो गया दवाइयाँ ये खाते हुए, वो कौन कौन से लक्षण हैं जिसमें कि ये माने कि ये ज़्यादा गंभीर हो गया है और अस्पताल में जाके भर्ती होने की तफसील से बताइए इसके बारे में। जी, तो सबसे पहले अगर आपको बहुत तेज़ बुखार हो रहा है और बुखार के साथ कन्वल्सन, मतलब मिर्गी के दौरे जैसी चीज़ हो रही है, अगर आपको बेहोशी छा रहा है, तो अगर आपका हेमोग्लोबिन में ड्रॉप हो रहा है, ये बेसिकली हीमोलिसिस की वजह से होता है, जिसमें कि पेशाब का रंग जो गहरा लाल जैसा अगर आपका हो रहा है, तो अगर आपको हीमोलिसिस जिसको कहते हैं कि हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, अगर जो शरीर में जो है पैरासाइट लोड जब ज़्यादा होता है और उसके कारण अगर जो है वो ब्लड शुगर कम होने लग जाए, तो ऐसे मरीज जिसमें कि पहले से ही कोई हाई रिस्क कंडीशन है, जैसे कि अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, लीवर डिजीज़ है, किडनी डिजीज़ है, तो उन सबों को पहले से ही ज़्यादा अलर्ट रहना चाहिए। प्रेग्नेंट लेडीज़ हो गई, एक्सट्रीम्स ऑफ एज वाले जो लोग हो गए, तो उन लोगों में ज़्यादा ये तकलीफ़ होने का ये होता है। अगर लोगों में बेहोशी या अल्टर्ड सेंसोरियम अगर छाने लग जाए, तब उन्हें मानना चाहिए कि उनको गंभीर तरह की जो है वो मलेरिया हो सकती है। तो सबसे आवश्यक ये है कि रोकथाम, अपने आसपास सफाई रखें, पर्सनल प्रोटेक्टिव मेजर रखें, इनके लक्षणों को देखें, समझें कि बुखार, जाड़ा, कपकपी के साथ पोस्ट मानसून सीजन में अगर हो रहा है तो प्रोएक्टिव होकर के स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, खुद से इलाज करने में से बचें, और उसके बाद जब कभी भी आपको दवाई बताई जाए तो प्रॉपर दवाई आप खाएं और दवाई का कोर्स ज़रूर पूरा करें, क्योंकि इनडिस्क्रिमिनेट जो दवाइयों का यूज करते हैं और पहले ही जो जिसमें ज़रूरी नहीं है उसमें इंजेक्शन और ये सब लगाने के साथ मलेरिया वो बीमारी है जिसमें कि जो परजीवी होते हैं, जो पैरासाइट होते हैं, वो धीरे धीरे रेसिस्टेंस भी डेवलप कर लेते हैं। तो इसे समझना चाहिए, कभी भी ऐसे हालात अगर खुदा न खास्ता बनते हैं तो फ़ौरन अच्छे डॉक्टर के पास जाइए और पूरा इलाज कराइए। हमारा प्रोग्राम बिल्कुल लास्ट में पहुंच चुका है। अब मैं अपने एक्सपर्ट से यहाँ गुजारिश करूँगा कि आज के इस प्रोग्राम के हवाले से कुछ पैगाम यहाँ पर दें, मैसेज दें और बताएं हमारे नाजरीन को कि किस तरह से वो मलेरिया से अपनी हिफाजत कर सकते हैं। शुरुआत करता हूँ डॉक्टर रसानिया आपसे, आप किस तरह का पैगाम देना चाहते हैं आज के इस प्रोग्राम के हवाले से? देखिए, 4 चीज़ें हमेशा ध्यान रखिए, ABCD। A फॉर अवेयरनेस, अवेयरनेस में जागृत होना इसके बारे में कि ये बीमारी कैसे होती है, क्यों होती है, क्या करना होता है। B फॉर बाइट प्रिवेंशन, यानी मच्छर जो काट रहा है कैसे आपको रोक सकें, आप उससे अपने आप को बचाव कर सकें। C कीमो प्रोफाइलेक्सिस, यानी कि अगर आप किसी ऐसे इलाके में जा रहे हैं जहाँ मलेरिया बहुत ज़्यादा है, उसकी काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ डॉक्टर से सलाह लेके उसका प्रिवेंशन के रूप में कुछ दवाइयाँ आपको दी जाएँ तो वो ले लीजिए। और D डायग्नोसिस, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, जितना जल्दी हो सके वो डायग्नोस करें और ट्रीट करें। ये 4 चीज़ों का ध्यान रखें, काफ़ी हद तक हम मलेरिया पे काबू पा सकते हैं। बिल्कुल, इन ABCD इन 4 चीज़ों का ख्याल रखिए जैसा कि हमारे प्रोफेसर रसानिया ने आपको बताया है। अब मेरी गुजारिश है डॉक्टर गीता से, आप किस तरह से मैसेज देना चाहेंगी आज के हमारे प्रोग्राम के लिए? मैं ये कहना चाहूँगी कि पहले तो आप इसको कोशिश करिए कि मच्छर का ब्रीडिंग एरियाज ना हो। जब मलेरिया के केसेस ज़्यादा हैं, आप प्रिवेंशन के लिए फुल स्लीव्स कपड़े डालिए और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मच्छरदानी का इस्तेमाल करिए, वो सबसे ज़रूरी है। और वार्निंग साइंस को समझिए, अगर बुखार जाड़ा से आ रहा है जिसमें बॉडी एक जैसे डेंगू की होती है वो नहीं है, तो टेस्ट इमीडिएटली कराइए। टेस्ट कराने के बाद क्लोरोक्विन की गोली दी जाती है। और वार्निंग साइंस का ख्याल रखिए, कोई बेहोशी आ रही है, पेशाब लाल होने जैसा लग रहा है और हीमोग्लोबिन में ड्रॉप आ रहा है, तो ये वार्निंग साइंस अगर होते हैं, दौरे पड़ रहे हैं, तो इमीडिएटली एडमिशन के लिए मरीज को चले जाना चाहिए, क्योंकि इस ऐसे मलेरिया में जिसमें वार्निंग साइंस हैं तो इंट्रावीनस दवाई दी जाएगी। बहुत ही खूब, सही तरीके से आपने यहाँ पर बताया है। मैं प्रोफेसर रंजन आपसे पूछना चाहूँगा, आप किस तरह का पैगाम देना चाहेंगे? थोड़ा ये भी ऐड कर दीजिएगा, अगर किसी को दिमागी बुखार की तरफ चल पड़ा है तो उससे पहले कुछ सिम्टम्स हों या वहाँ पर किस तरह के हालात बन सकते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैसेज मैं देना चाहूँगा कि आप सप्ताह में सिर्फ एक दिन 15 मिनट से लेकर
30 मिनट तक का समय निकालें और अपने घर के आसपास आधा किलोमीटर तक का एक राउंड लगा लें। जहाँ कहीं भी मॉस्किटो ब्रीडिंग एरिया है उस जगह पे आप छोटा सा जल जमाव को लेकर के या उसके कूड़ा साफ सफाई के लिए नगर निगम की मदद से अगर आप कर लेते हैं तो न सिर्फ मलेरिया बल्कि चिकनगुनिया और डेंगू के भी प्रकोप से आप अपने आप को और अपने परिवार को बचा सकते हैं। दूसरा रहा जो दिमागी बुखार, जिसको कि हम लोग सेरिब्रल मलेरिया कहते हैं, तो यूजुअली ये फैल्सीपुरम मलेरिया के काटने की वजह से होता है। तो ऐसा जो एंडेमिक जोन है जिसमें कि फैल्सीपुरम मलेरिया ज़्यादा पाए जाने की संभावना रहती है, तो उस एरिया में ये ज़्यादा होता है। अगर बुखार बहुत तेज़ हो रहा और बुखार के साथ अगर अल्टर्ड सेंस हो या मतलब थोड़ी बेहोशी जैसा हो गया, चमकी या दौरा इस जैसा कन्वल्सन जिसको कहते हैं, वो अगर हो जाए तो समझना चाहिए कि वो सेरिब्रल मलेरिया जो है वो हो गया। सेरिब्रल मलेरिया से अपने आप को बचाने के लिए उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ज़रूरी है। डॉक्टर की सलाह से आपको आईवी एंटीबायोटिक दिए जाने की ज़रूरत होती है और एक बार स्थिति ठीक हो जाने के थोड़ी सी सुधार आ जाने के बाद उसको ओरल एंटीबायोटिक में भी बदला जा सकता है। तो आज ये पूरी तरह से वाज़ेह हो गया है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हमारे माहिरीन ने बताई है। इसके लिए आप तीनों का बेहद शुक्रिया हेलो डॉक्टर की टीम की तरफ से यहाँ मैं अदा करता हूँ। बहुत प्रोग्राम में आप तशरीफ लाए। तो नाज़रीन, ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है कि ये जो मलेरिया है ये कोई मौसमी बुखार नहीं है बल्कि एक तिब्बी मसला है। अगर इसको नज़रअंदाज किया जाए तो बहुत ही संगीन शक्ल इख्तियार कर सकता है। आपके जिस्म पे असर होगा, आपके जो ऑर्गन्स हैं वो भी इससे मुतासिर हो सकते हैं। तो बेहतर यही है कि आप इसका कभी भी इस तरह की अलामात ज़ाहिर होती हैं तो अच्छे माहिर डॉक्टर के पास जाइए और पूरी तशख़ीस कराइए, और जब इत्मीनान से वो आपको बता दे कि आपको मलेरिया नहीं है तभी आप घर पे आराम से बैठिए। मेरी गुजारिश ये है कि आप जो इस वक्त आईडी हमारी दिखाई जा रही है स्क्रीन पर, इस पर आप डायरेक्ट अपना मेल भेजिए, अपने सजेशन दीजिए जो हमारे लिए बेहद कीमती हैं। इसके अलावा हमारा ये प्रोग्राम YouTube पर अपलोड हो जाता है, वहाँ जाकर भी आप अपने इल्म में इजाफा कर सकते हैं। अपना बेहद ख्याल रखिए, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए, सफाई का बहुत ख्याल रखिए, और जैसा कि सभी माहिरीन ने बताया कि कहीं भी अगर पानी जमा हो रहा है तो उसे बिल्कुल जमा होने नहीं दीजिए। हफ्ते में एक दिन ज़रूर निकालिए और पूरा ध्यान रखिए ताकि आपके इर्द गिर्द मलेरिया बिल्कुल ना आए। बहुत खुश रहिए। आदाब। शाम के वक्त पूरे जिस्म को ढांपने वाले कपड़े पहने, खुले पानी को जमा न होने दें, पानी के बर्तन ढांप कर रखें, दरवाजों और खिड़कियों पर जाल लगवाएं, घर के आसपास सफाई का खास ख्याल रखें, झाड़ियों और घास को वक्तन फवक्तन साफ करें, बुखार की सूरत में फौरन डॉक्टर से रुजू करें। ये सिर्फ छाया नहीं है, ये कहानियां हैं। रामायण, महाभारत, देवी देवताओं की गाथाएं चमड़े की इन कठपुतलियों के जरिए सदियों से सुनाई जाती रही हैं। साथ में बजते हैं मृदंगम, हारमोनियम और घंटियां। भारत के गांवों से ऐसी कहानियां जो आपको अपनी जिंदगी बेहतर तरीके से जीना सिखाएंगी, जो दुनिया को देखने का एक नया नजरिया दे जाएंगी। देखिए गांव से विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ दूरदर्शन पर। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे डीडी नेशनल पर। ये ज़मीन तकरीबन 450 करोड़ साल पहले वजूद में आई और तकरीबन 380 करोड़ साल पहले पानी में जिंदगी की शुरुआत हुई।
जमीन पर मौजूद कुल पानी का तकरीबन 2.7% पानी ही इंसान के पीने लायक है। इसमें से भी ज्यादातर हिस्सा ग्लेशियर और गैस वगैरह की शक्ल में पाया जाता है, जहां तक हमारी पहुंच नहीं है। यानी हम जमीन पर पाए जाने वाले कुल पानी का तकरीबन 1% ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जरा तसव्वुर कीजिए कि जमीन से पानी हो चुका है खत्म और इंसान एक एक बूंद पानी को तरस रहे हैं। सोचकर ही डर लगता है ना, क्योंकि पानी के बिना जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। आज तरक्की की इस अंधी दौड़ में हमने अपने इस प्यारे सैयारे के कुदरती जराओं को बेतहाशा बर्बाद और निचोड़ कर रख दिया है। इस बर्बादी की भरपाई हम आने वाली कई सदियों तक में नहीं कर पाएंगे। इन्हीं में से एक है पानी। अपनी लापरवाही और लालच की वजह से हमने पानी को इतना बर्बाद किया कि आज दुनिया के करोड़ों इंसान पीने के साफ पानी से महरूम हो चुके हैं। दुनिया के बड़े बड़े शहर पानी की शदीद किल्लत से दो चार हैं। हमारा मुल्क हिंदुस्तान भी इस परेशानी से बच नहीं सकता है। एक अंदाजे के मुताबिक 2020 तक मुल्क के 21 छोटे बड़े शहरों में ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह इंतहाई तशवीशनाक हालत तक गिर जाएगी। इनमें दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद सरे फहरिस्त हैं। वहीं मुल्क के तकरीबन 40% शहरों में सूखे जैसे हालात का सामना है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर हालात यही रहे तो 2030 तक मुल्क की तकरीबन 40% आबादी पीने के साफ पानी से महरूम हो सकती है। दुनिया की कुल आबादी का तकरीबन 18% आबादी हिंदुस्तान में रहती है, लेकिन ताज़ा पानी के ज़राए सिर्फ 4% हैं। बारिश से हासिल होने वाले साफ पानी का एक बड़ा हिस्सा सीवर या समंदर में चला जाता है। सिर्फ 8% पानी ही वापस जमीन में जाता है। नदियों और ज़ेरे ज़मीन पानी में हमारी अपनी ही गलतियों के सबब हैवी मेटल और केमिकल्स पाए जा रहे हैं, इसलिए ये पानी भी पीने लायक नहीं। वहीं ज़ेरे ज़मीन पानी के बेतहाशा इस्तेमाल से पानी का लेवल लगातार गिरता जा रहा है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के मुताबिक ज़ेरे ज़मीन पानी का लेवल 54% तक कम हो चुका है। नदियाँ गंदी हो चुकी हैं, तालाब और झीलें सूख गए हैं या वहाँ हमने कंक्रीट का जंगल खड़ा कर दिया है। मुल्क के 55% कुएं सूख गए हैं। वहीं ग्लोबल वार्मिंग और पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की वजह से हालात और भी ज्यादा तशवीशनाक हो चुके हैं। आज समस्या इतनी गंभीर हो चुकी है, अगर हम इसे चलते हुए देखें तो लगभग 60 करोड़ लोग 130 करोड़ लोगों में से पानी की गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। ऐसे लगभग आज के समय में 2 लाख लोग हैं जो पानी की समस्या के चलते अपनी जान प्रतिवर्ष गंवा देते हैं। 2030 तक भारत में पानी की डिमांड आज की डिमांड के मुकाबले दुगनी हो जाएगी, जिसका मतलब ये है कि लगभग 40% लोग भारत में पानी को, पीने योग्य पानी को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। जिसका एक मतलब और भी है कि भारत की जीडीपी का लगभग 6% नुकसान केवल पानी की वजह से ही होगा। एक तरफ जहां मुल्क में रोजाना 4000 करोड़ लीटर पानी बर्बाद हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ करोड़ों लोगों को पीने का पानी मैसर नहीं। सिर्फ कारों की धुलाई पर ही हम रोजाना तकरीबन 19 करोड़ लीटर पानी बर्बाद करते हैं। रोजाना तकरीबन 4 लाख करोड़ लीटर पानी गंदे नालों में छोड़ा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ लाखों लोग साफ पानी की कमी के सबब जानलेवा बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। इसके अलावा हजारों बच्चियों को हर साल सिर्फ इसलिए स्कूल छोड़ना पड़ता है
क्योंकि उन्हें कई किलोमीटर दूर पानी भरने के लिए जाना होता है। इन हालात के बावजूद हम सुधरने का नाम नहीं ले रहे। 1994 में मुल्क में पीने के पानी की मौजूदगी फी इंसान 6000 घन मीटर थी, जो 2025 तक 1600 घन मीटर फी इंसान रह जाने का खदशा है। मुल्क के तकरीबन 256 जिलों में हालात पानी को लेकर काफी तशवीशनाक हैं। वहीं कुल 1592 ब्लॉक्स में पीने के पानी की किल्लत है। इन 1592 ब्लॉक्स में से 313 ब्लॉक्स ऐसे हैं जहां हालात इंतहाई तशवीशनाक हो चुके हैं। वर्ल्ड बैंक के डेटा के मुताबिक हिंदुस्तान में पीने के पानी की मांग अब के मुकाबले 2030 तक दोगुनी हो जाएगी। ऐसे में हमें पानी बचाने के लिए आज से ही कदम उठाने होंगे। हालांकि सरकार अपने तौर पर इस परेशानी के हल के लिए कोशिशें कर रही है, लेकिन बतौर शहरी हमें भी अपनी जिम्मेदारी को समझनी होगी। हम भारतवर्ष की बात करें तो सामान्यतः कोई संकट नहीं है। संकट है दो तरह का है। संकट दो तरह का है। एक तो भारतवर्ष के अंदर जितनी बारिश है वो उसका टेम्पररी और स्पेशियल वेरिएशन बहुत ज़्यादा है कि हमारे यहाँ बहुत सीमित समय में बहुत ज़्यादा पानी पड़ता है और कई इलाकों में अतिवृष्टि है और कई इलाकों में सूखा पड़ता है। दूसरी समस्या है भूजल का अत्यधिक दोहन। हमारी सबसे बड़ी कोशिश है कि हम ग्राउंड वाटर रेन वाटर हार्वेस्टिंग को ज़्यादा से ज़्यादा अपनाएं। इसके लिए पूरा जल शक्ति अभियान पूरे देश के अंदर जहाँ जहाँ वाटर डिफिशिएंट ब्लॉक हैं उनके अंदर लॉन्च किया गया है। भारत सरकार से करीब 4 से 5 हज़ार अफसर हर गांव में हर ब्लॉक में जाकर वहाँ की योजनाओं का जायज़ा लिया है, लोगों को जागृत किया है और सारी की सारी जो स्कीमें हैं उनके अंदर जल संरक्षण के काम बहुत बेहतर तालमेल से हो सके, इसके लिए जल शक्ति मंत्रालय भरसक प्रयास कर रहा है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ सरकार की ही जिम्मेदारी है या सरकार के कहने से सब कुछ हो जाएगा। हमें भी आने वाली नस्लों के लिए अपना फर्ज पूरा करना होगा। पानी को बचाना न सिर्फ हमारी अखलाकी जिम्मेदारी है बल्कि ये हमारा मजहबी फरीज़ा भी है, क्योंकि पानी बचाने की अहमियत के सिलसिले में हमारे मजहब में हजारों साल पहले ही बताया जा चुका है और इस हुक्म की अहमियत हमें आज पता चल रही है। हम अगर एक एक बूंद पानी बचाने में भी कामयाब रहे तो आने वाली इस परेशानी से खुद को और अपनी नस्लों को पानी की किल्लत से बचा सकते हैं। एक फन जो सदियों पुरानी रिवायत की पहचान है, एक आवाज जो मेवात की मिट्टी से उठती है। मुलाकात कीजिए अलवर के मशहूर भपंग वादक पद्मश्री से सम्मानित गफरुद्दीन मेवाती जोगी से, सिर्फ हुनरे हिंद में। देखिए इस शनिवार शाम 7 बजे और इतवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी उर्दू पर। मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में आपके हर सवाल का जवाब देंगे हमारे माहिर डॉक्टर। बताएंगे आपको सेहतमंद जिंदगी का राज ताकि आप बदल सकें अपने जीने का अंदाज। सवाल पूछने के लिए आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हेलो डॉक्टर, हर जुमेरात शाम 4 बजे बराह रास्त सिर्फ डीडी उर्दू पर।